हेलो क्लास 6। आज हम लोग केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। केमिस्ट्री में चैप्टर एयर एंड एटमॉस्फेयर में कंटिन्यू कर रहा था, जिसमें मैंने पेज नंबर 85 तक पढ़ाया था। आज हम लोग नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ पेज नंबर 86। तो जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर में वो है नाइट्रोजन, जिसको जो कि एयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है, जिसका एबेंडेंट कह सकते हैं। 78% नाइट्रोजन गैस होता है एयर में, है ना। और ये नाइट्रोजन क्या करता है, कंबसन को कंट्रोल करता है। अगर नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज एयर में कम हो जाए तो छोटा सा फायर भी बड़ा फेस ले लेगा, बड़ा रूप हो जाएगा उसका। तो नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज एयर में 78% होने की वजह से ही कोई भी बर्निंग, कोई भी कंबसन इन अ कंट्रोल्ड वे होता है। नहीं तो एक छोटी सी माचिस की तीली जलाने से एक बड़ा आग बन जाएगी। अगर सपोज नाइट्रोजन 21% हो जाता और ऑक्सीजन 78% हो जाता, तो ऑक्सीजन तो सपोर्टर है बर्निंग का, तो कोई भी छोटा सा फायर जो है बड़ा फायर बन जाता। तो नेचर ने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 78% है, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। नाइट्रोजन जो है प्लांट जो है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें किसी बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को उन उनके फॉर्म में कन्वर्ट करके देते हैं ताकि वो प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सके, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू कंपाउंड्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। वैसा प्रोसेस, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 78%, लेकिन प्लांट एयर से नाइट्रोजन को डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उन कंपाउंड्स को प्लांट ईजिली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो लेज्यूमिनस प्लांट, जितने भी दाल वाले पेड़ हैं जैसे कि पी प्लांट है, उनके रूट नोड्यूल्स में, उनके जो रूट होते हैं, जो जड़ होती है उनके गांठ में, जड़ के गांठ में, रूट नोड्यूल्स में जो है बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि पी प्लांट में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, उसके रूट नोड्यूल्स में वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है। तो एयर पॉकेट्स इन द सॉइल कंटेन नाइट्रोजन, सॉइल में भी नाइट्रोजन है। दिस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड बाय सर्टेन बैक्टीरिया, स्पेशली दोज present in the roots of the leguminous plants such as beans into ammonium salts and then into nitrate। तो ये जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, जो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है उससे अमोनियम सॉल्ट में और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिसको कि प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर पाता है। उसके बाद जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली कड़कती है, तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जब रेनफॉल होता है तो अर्थ पे आता है, और वो फिर सॉइल के जरिए, रेन के जरिए सॉइल में मिल जाता है और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया जो है कन्वर्ट कर देते हैं उसे। When plants and animals die and decay, nitrogen is released into the soil। जब किसी प्लांट या एनिमल का डेथ होता है और उनका बॉडी जब डीके करना चालू करता है, सड़ना चालू कर देता है, तो वो फिर से नाइट्रोजन सॉइल में वापस रिसाइकल हो जाता है। फर्टिलाइजर्स, जितने भी फर्टिलाइजर्स है उसके अंदर जो है नाइट्रोजन मस्ट है एकदम। नाइट्रोजन इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया इज एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन इट। प्लांट्स टेक अप दिस नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। फूड इंडस्ट्री में भी नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रखने के लिए। नाइट्रोजन क्या करता है, एक अनरिएक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि खाना खराब होने से बच जाता है। खाना खराब कब होता है, जब खाना का ऑक्सीडेशन होता है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है। जब उसे नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ टाइट कंटेनर में पैक कर देते हैं, तो वो अनरिएक्टिव एनवायरनमेंट फूड के उस पैकेज के अंदर जो अनरिएक्टिव एनवायरनमेंट को क्रिएट कर देता है, जिससे कि फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है और खाना खराब होने से बच जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन, उसका यूज़ किया जाता है एज अ रेफ्रिजरेंट टू फ्रीज फूड्स रैपिडली। किसी भी फूड को तुरंत फ्रीज करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है, तो एज अ रेफ्रिजरेंट उसको यूज़ किया जाता है। नाइलॉन जानते ही हो आप लोग, नाइलॉन एक तरह का फाइबर है। नाइट्रोजन फॉर्म्स पार्ट ऑफ नाइलॉन मॉलिक्यूल्स। नाइलॉन जो है एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है, उसमें नाइट्रोजन भी होता है। अमोनिया गैस का प्रोडक्शन में, अमोनिया गैस का फॉर्मूला क्या है, NH3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन उसका भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद हम लोग चले आते हैं एयर का जो नेक्स्ट कंपोजिशन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी को पता है कि ग्रीन प्लांट्स को चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इस तरह से फोटोसिंथेसिस होने की वजह से ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है।
हम लोग को ऑक्सीजन गैस चाहिए और प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और भी यूजेज लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर सिंस इट डज नॉट सपोर्ट कंबसन। कोई भी आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जो आप लोग देखे होंगे उस स्कूल में एक रेड कलर का जो है सिलेंड्रिकल शेप में रखा रहता है, तो वो सीढ़ी के आसपास देखे होंगे आप लोग, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर हिंदी में बोले तो अग्निशामक यंत्र है, आग बुझाने के काम में आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो कंबसन को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए वो इसमें यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन द सॉलिड फॉर्म एज ड्राई आइस इन रेफ्रिजरेशन। जिस तरह ये यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन एज अ रेफ्रिजरेंट, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को भी जब हम लोग सॉलिड कर देते हैं कूल करके उस गैस को, तो उसे ड्राई आइस कहा जाता है और वो भी रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक फिजी ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप लोग जो पीते हैं, थम्स अप, कोका कोला, उसके अंदर भी CO2 गैस होता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल सच एज यूरिया एंड प्लास्टिक्स। यूरिया और प्लास्टिक्स बनाने में भी यूज होता है। अब एयर में नेक्स्ट जो आया वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी होती है एयर के अंदर, तो उसका वाटर वेपर का सोर्स क्या है, रेन से आता है। वाटर साइकिल जो आता है उसकी वजह से एयर में मॉइस्चर होता है। एयर में मॉइस्चर होने की वजह से प्लांट और एनिमल जो है एक तरह से उनको मॉइस्चर सप्लाई करता है। ये एयर में मॉइस्चर का होना भी ज़रूरी है। ज़्यादा मॉइस्चर होने से, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने से हमें गर्मी लगती है, चिपचिपाहट वाली, जैसे कि कोलकाता का वेदर है। और इट हेल्प्स आवर स्किन स्टे मॉइस्ट, हमारे स्किन को, हमारी त्वचा को मॉइस्ट रखता है। विदाउट वाटर वेपर इन द एयर द स्किन वुड बिकम वेरी ड्राई एंड डेवलप क्रैक्स। ठीक है, तो अगर एयर में मॉइस्चर नहीं हो, वाटर वेपर नहीं हो, तो हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी और उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएगा। डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं एयर में, ठीक है, तो ये जो है रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर सभी का एक चार्ट बना के दे दिया है, मेन जो यूजेज है, सभी जो एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनका नाम, कितना परसेंटेज है और उनका मेन यूजेज क्या है वो दिया हुआ है। ठीक है, एक तरह से रिपीटेशन ही है। अब आगे अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, जो एनवेलप ऑफ एयर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एक तरह से शील्ड, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह जो है हमें बचाता है सन की इंटेंस हीट से, सन की इंटेंस हार्मफुल रेडिएशन से। अर्थ का टेम्परेचर हमारे रहने लायक कंफर्टेबल बनाता है ये एटमॉस्फेयर। जो मेट्योर्स हैं, जो तारे हैं, वो एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही बर्न कर जाते हैं बीच में। एटमॉस्फेयर कितना हाइट तक फैला हुआ है, आज सरफेस से 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एयर पोल्यूशन, जब एयर में ये सब जितने भी परसेंटेज हैं कंपोजिशन के, अगर ये ज़्यादा वैरी करते हैं और एयर हमारे लिए अनफिट हो जाता है, तो इसको हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं। और वो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस एयर में ऐड हो जाते हैं उन्हें हम एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो एयर पोल्यूशन कैसे होता है, कोई भी फ्यूल जलाने से, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, जो भी फॉसिल फ्यूल है, उनसे बहुत धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वो एयर को पॉल्यूट करता है। अब इनको जलाने से क्या क्या पॉल्यूटेंट्स ऐड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है, और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जा करके एसिड रेन के फॉर्म में बरसते हैं, जो कि काफ़ी हार्मफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर में है, लेकिन इसका परसेंटेज काफ़ी कम है, 0.03 से 0.04% तक होता है। लेकिन अगर ये परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए सफोकेशन बन जाएगा, घुटन बन जाएगा। फार्मिंग, एयर पोल्यूशन जो है फार्मिंग से भी होता है। जब फार्मर्स जो है फार्मिंग करते हैं तो वो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि अमोनिया और हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। तो जब ये फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं फील्ड्स में, खेतों में, तो इससे भी एयर पोल्यूशन होता है। इसका जो स्मोक होता है वो एयर में जाके मिल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं। ये स्मॉग जो है एक स्मोक और फॉग का मिक्सचर होता है। ठीक है, फिर इंडस्ट्री, जितने भी फैक्ट्री हैं उनसे भी धुआं निकलता है, उनकी चिमनी से, वो भी एयर पोल्यूशन को बढ़ाता है। माइनिंग इंडस्ट्री, जैसे कोल हम लोग माइन करते हैं ज़मीन के अंदर से, मेटल्स हैं, तो जिन जिन भी चीज़ों को हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं तो वो माइनिंग के प्रोसेस से ही आता है। उससे भी पॉइजनस गैसेस रिलीज़ होती हैं एटमॉस्फेयर में। घर में भी हम लोग कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि स्प्रेज है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है, पेंट्स है, इनसे भी एयर पोल्यूशन होता है। उसके बाद नेचुरल सोर्सेज क्या है, जब हवा बहती है तो जो धूल उड़ता है, वो धूल भी जैसे डेजर्ट में होता है, ये भी एयर पोल्यूशन कॉज करता है। मीथेन जो कि इज रिलीज बाय कैटल ड्यूरिंग डाइजेशन। मीथेन गैस जब कोई कैटल, जो जानवर होते हैं जैसे गाय है,
तो ये लोग जो है डाइजेशन के टाइम जो है मीथेन गैस रिलीज करते हैं, वो भी हार्मफुल है। वॉल्केनिक इरप्शन, जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो उससे हीट, डस्ट और स्मोक और पॉइजनस गैसेस निकलते हैं, ये सब नेचुरल सोर्सेस है, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटने से भी, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पेड़ अगर रहेंगे ही नहीं तो CO2 गैस का परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता चला जाएगा, और ये भी एक तरह का एयर पोल्यूशन है, उसका सोर्स है। अब एयर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है? हेल्थ इफेक्ट में क्या होगा? आपको इस स्किन में इरिटेशन होगा, आइज़ में इरिटेशन होगा, थ्रोट में इरिटेशन होगा, अस्थमा की बीमारी हो सकती है, निमोनिया की बीमारी हो सकती है, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। और क्रॉप्स और एनिमल्स भी इससे इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। क्रॉप्स और एनिमल्स भी इससे इफेक्टेड, अगर कोई एनिमल जो है कंज्यूम कर लेता है तो उसको भी हेल्थ का प्रॉब्लम हो जाता है। क्लाइमेटिक चेंज भी होता है, जब CO2 का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है तो अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता चला जा रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो एयर में ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस में देखो नाम दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये सब क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, इससे अर्थ का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन इस वार्मिंग इफेक्ट को ही हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं इन्हें। ग्रीन हाउस इज अ काइंड ऑफ ग्लास हाउस यूज टू ग्रो प्लांट्स इन विंटर इन कोल्ड प्लेसेस। ग्रीन हाउस के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस एक तरह का ग्लास का बना हुआ घर है जिसमें विंटर के टाइम में जो कोल्ड एरियाज है वहाँ पे प्लांट उगाए जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो काफ़ी सालों से चला आ रहा है, उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का परसेंटेज एयर में बढ़ता चला जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है, इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इससे क्लाइमेटिक चेंजेस भी होंगे, जैसे कि जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइसबर्ग्स हैं, जो आइसी पार्ट हैं, वो मेल्ट करते हुए चले जाएंगे, और जो रिवर है, सीज़ है, उनका जो हाइट है वो बढ़ जाएगा। तो जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं, जो भी समुद्र के पास के इलाके हैं, रिवर के पास के इलाके हैं, वो डूब जाएंगे, फ्लड, वर्ल्ड वाइड फ्लड आ जाएगा। डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, एयर में हार्मफुल गैसेस के ऐड होने से जो ओजोन लेयर है, जो जिसको कि ओजोनोस्फेयर कहते हैं हम लोग, उसका डिप्लेशन भी होता चला जाएगा, वो ओजोन लेयर पतला होते चले जाएगा। ओजोन लेयर का एटमॉस्फेयर में क्या यूज़ है? ओजोन लेयर हमें सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। अगर ये ओजोन लेयर की जो लेयर है अगर वो पतली होती जाएगी, डिप्लेट करती जाएगी, तो सन का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे स्किन तक डायरेक्ट पहुँचेगा और इससे स्किन कैंसर होगा, ठीक है। एसिड रेन के बारे में मैंने पहले ही कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये एयर में मिल जाते हैं, और जब रेन होती है तो ये एसिड बना के एसिड रेन के फॉर्म में फॉरेस्ट, क्रॉप्स या एनिमल्स या किसी मॉन्यूमेंट के ऊपर गिरते हैं। तो क्या करेंगे? फॉरेस्ट को डैमेज करेंगे, क्रॉप्स यानी फसल जो खेत में होती है उसे डैमेज करेंगे, किसी एनिमल के स्किन पे जाएंगे, हमारे स्किन पे आएंगे, हमारे स्किन को डैमेज करेंगे, और जो भी मॉन्यूमेंट है जैसे कि मार्बल के बने हुए जैसे ताजमहल है, विक्टोरिया मेमोरियल है, इनको भी डैमेज करेंगे। लास्ट इस चैप्टर का पोर्शन है एयर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि एयर पोल्यूशन होता क्या है, एयर पोल्यूशन कैसे होता है, एयर पोल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट है, अब उसे हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कैसे ठीक कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं जिससे कि हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जितना सबसे पहला सबसे बेहतरीन उपाय है, आप जितना हो सके ट्रीज़ को उगाइए, ठीक है, पेड़ों को उगाइए, जितना हो सके पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ क्या करेंगे? बहुत हद तक क्लाइमेट कंट्रोल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करेंगे, एयर को फ्रेश रखेंगे। और जो पेड़ अभी हैं, जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं, जो पेड़ हैं, जंगल हैं, उन्हें आप प्रोटेक्ट करिए। जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए, कारपूलिंग यूज़ करिए। कारपूलिंग मतलब जब एक ही कार में बहुत सारे लोग एक ही जगह जाने से, 4 बच्चे हैं, चारों का सेम स्कूल है, अलग अलग घरों में रहते हैं, पड़ोसी हैं, तो चारों मिलके एक ही कार में स्कूल जाएं। कुछ लोग ऑफिस जो है इनका ऑफिस एक ही है तो एक ही कार में बैठ के लोग ऑफिस जाए, या 2 फ्रेंड हैं, दोनों के पास बाइक है तो एक फ्रेंड अपना बाइक लेकर दूसरे फ्रेंड को पिकअप कर ले। उससे क्या होगा कि फ्यूल का इस्तेमाल कम होगा, तो स्मोक कम रिलीज़ होगा। तो जितना हो सके कारपूलिंग करें, शेयर करें एक दूसरे के साथ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए, कार वगैरह सिंगल अपने लिए किसी 4 व्हीलर का यूज़ ना करें। व्हीकल्स जो होता है वैसे व्हीकल्स का प्रोडक्शन होना चाहिए जिसमें पॉल्यूशन कम हो, जैसे कि अभी ऑटोज़ यूज़ होता है CNG वाला ऑटो, जिससे कि पॉल्यूशन कम होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या है? ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, इससे पॉल्यूशन काफ़ी कम निकलता है। या अनलीडेड पेट्रोल यूज़ करें, लीडेड पेट्रोल से काफ़ी पॉल्यूशन होता है। आप लोग पेट्रोल पंप जाओगे देखोगे वहाँ लिखा रहता है अनलीडेड पेट्रोल, उसके अंदर लीड नहीं होता है। लीड होने से बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होंगी। और जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ हैं उसे हटा दीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट है जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनसे कि धुआं निकलता है उनकी जो चिमनीज़ है वो काफ़ी ऊंची होनी चाहिए और उसमें फ़िल्टर होना चाहिए ताकि वो हार्मफुल गैसेस बाहर एयर में निकाल ना सके। और फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल पेट्रोलियम है इनका यूज़ ना के बराबर करिए, इनकी जगह पे आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज़ करिए जो कि काफ़ी कम पॉल्यूटिंग होती हैं। लास्ट पॉइंट है बर्निंग पेपर, ओल्ड टायर्स एंड प्लास्टिक आइटम्स शुड बी अवॉइडेड। हमें पेपर, पुरानी टायर्स और प्लास्टिक आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए एयर में खुलेआम जलाने से। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर जो बैक में है मैं इसके सोल्यूशन को सेंड कर दूंगा और ये चैप्टर पूरा जो है आपके ऑनलाइन एवेल्यूएशन का इस वीक का सिलेबस है। इसे पूरे इस चैप्टर के एक्सरसाइज को कॉपी में कंप्लीट करना है और जब नोटिस आएगा आपको उस कॉपी को सबमिट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।